आखिरकार अचानक से एक फोन कॉल अरेंज होता है और इस फोन कॉल में एक तरफ होते हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, तो वहीं दूसरी तरफ होते हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। आखिर दोनों के बीच में कौन सी बात हुई है? बिना जंग लड़े क्या रूस ने नाटो को हरा दिया है? आखिरकार रूस के जंग में नई सेना किस देश की है जो उतर चुकी है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। कौन वो देश है जो अमेरिका और नाटो से बदला लेना चाहता है और जिसकी वजह से रूस में उसने अपने सैनिकों की एंट्री करा दी है। आपको बता दें, बेलारूस वो देश नहीं है। जानेंगे इस तरीके से पूरा जंग बदल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं आधी रात को भारत ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। अमेरिका और रूस दोनों के बीच असल में ये जो लड़ाई है यूक्रेन और रूस की, वो यूक्रेन और रूस की नहीं है। ये लड़ाई है रूस और अमेरिका की। यूक्रेन तो कब का इस जंग में पीछे हट गया होता, लेकिन अमेरिका ने हथियार दे देकर 8 महीने उसे लड़ने के लिए खड़ा रखा। अब सुलह भी अगर होगी तो दोनों के बीच ही होगी। यूक्रेन तो अभी तक हाँ बोल नहीं रहा है। यूक्रेन तो यही कह रहा है कि हम लड़े जाएंगे। और यूक्रेन की स्थिति क्या है? यूक्रेन की स्थिति जो खबरें बता रही हैं वो ये है कि हर दिन बर्बादी की एक नई कहानी लिखी जा रही है यूक्रेन में। शुक्रवार की रात कथित तौर पर रूस के सैनिकों ने फिर से यूक्रेन के शहरों को रॉकेट हमलों से दहलाकर रख दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के इस हमले को आतंकी रणनीति बता रहे हैं कि रात में दुश्मन रूस ने फिर से उनके देश पर हमला किया। रूस ने इस दौरान ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। कहा जाता है 40 से ज्यादा रॉकेट यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दागे गए और ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पावर ग्रिड को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के 15 लाख लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि शनिवार को भी रूस ने रात भर यूक्रेन में हमला किया और मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस अपनी नई रणनीति के तहत यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि लगातार हो रहे पावर ग्रिड पर हमलों के कारण देश में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। पर इन सब में डराने वाली बात ये आ गई है कि यहाँ पर अब ईरानी सेना की एंट्री हो गई है। कई जगहों पर ईरानी सेना देखे जा रहे हैं। अब ये ईरानी सेना कथित तौर पर जो कामिकाज़े ड्रोन दिया गया है ईरान की तरफ से रूस को, उसकी वजह से ये ट्रेनिंग देने के लिए या रूस की मदद करने के लिए बताए जा रहे हैं कि ये पहुंच रहे हैं। अब इसका मतलब हो गया कि एक दूसरे देश की एंट्री यहाँ पर हो गई। लेकिन ईरान आखिर क्या इतना शक्तिशाली है? तो आपको बता दें, तुर्की के बख्तियार ड्रोन ने बहुत ज्यादा नाम कमाया इन दिनों। अब ईरान और तुर्की में कभी बनती नहीं है। आर्मेनिया को लेकर और भी ज्यादा टसन है दोनों के बीच में। ऐसे में ईरान पश्चिमी देशों को, नाटो को ये दिखलाना चाहता है कि देखो हम रूस के साथ होकर तुम्हें हरा सकते हैं। और बख्तियार ड्रोन को एक जवाब भी देना चाह रहा है कि हमारे पास भी ऐसे ड्रोन हैं जो तबाही मचा सकते हैं। अब ईरान को एक मौका मिला है, जंग का एक ऐसा मैदान मिला है जहां पर ईरान अपनी खुंदस दोनों तरफ से निकाल सकता है। तुर्की से भी निकाल सकता है शहीद 136 ड्रोन देकर, तो वहीं नाटो और अमेरिका से भी अपनी खुंदस को निकाल सकता है। इसलिए ईरान यहाँ पर रूस की मदद करने के लिए आया है। आपको बता दें, जब उससे ये सवाल किया गया कि अब तो आपके ऊपर और भी प्रतिबंध लग जाएंगे, FATF की ब्लैक लिस्ट में पहले से है ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं आएगा, तब ईरान का ये कहना है कि हम FATF की लिस्ट से बाहर आए या न आए इसकी चिंता अब हम नहीं कर रहे हैं। अब हम सिर्फ वही काम करेंगे जो हमारे फायदे के लिए होगा। हालांकि ईरान के ऊपर बहुत नाराज हो गया अमेरिका, पर इस नाराजगी के बीच सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि लॉयड ऑस्टिन और रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, इन दोनों की टेलीफोन में बातचीत हुई।
ये खबर वाकई में लोगों को चौंका देने के लिए काफी है, क्योंकि रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जंग के इस पड़ाव में दोनों के रक्षा मंत्रियों का बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दें कि क्या बातचीत हुई, इस बातचीत को लेकर बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया गया और यूक्रेन की स्थिति में भी कोई बदलाव इस वक्त देखने को नहीं मिला। लेकिन दोनों देश आमने सामने बैठ रहे हैं, इसके दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि रूस को जो चाहिए था इलाका, रूस ने उस इलाके को ले लिया है। ऐसे में रूस अब चाहेगा कि सब कुछ शांति हो जाए और बातचीत के जरिए हल हो जाए चीजें। मैंने जो कब्जा लिया वो मेरा हुआ। तो वहीं यहाँ अमेरिका के लिए दिक्कत ये हो गई है कि अब नाटो धीरे धीरे पीछे जा रही है, क्योंकि यहाँ जो 4-5 देश हैं वो अब विरोध में खड़े हो रहे हैं कि नहीं, नाटो जो कर रहा है गलत कर रहा है, हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे जैसे गैस के प्रतिबंध भारी पड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूरोपीय देशों में फूट भी देखने को मिल रही है। अब जहां तक यूरोप की बात है, यूरोप हथियार दे देकर परेशान हो गया है और अब समझ में आ गया है कि इस जंग को यहीं निपटा देना चाहिए। और ऐसा लगता है बहुत जल्द आप देखेंगे ये जंग समाप्त होता हुआ। अगर ऐसा होता है तो सचमुच ये दुनिया के लिए बहुत सही होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने गजब का धमाल मचा दिया है, वो भी आधी रात को। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीर है तब की जब बैलगाड़ी में रॉकेट को लाया जा रहा था इसरो के लिए। हमारा सफर कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। बैलगाड़ी से सैटेलाइट की चीजें, साइकिल से कई तरह के उपकरण लेकर हमारे वैज्ञानिक पहुंचते थे इसरो तक। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी और पहले रॉकेट को साइकिल पर लाद कर प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था। इसे ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया था। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। ये है हमारा सफर। लेकिन इसी इसरो ने आधी रात को कमाल कर दिया और जब लोग सो रहे थे, इसरो एक नया इतिहास रच रहा था। भारत का सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे अब LVM-3 के नाम से जाना जाता है, कमर्शियल मार्केट में उतर गया। अपने पहले कमर्शियल मिशन पर इस OneWeb के 36 उपग्रहों को अपने पहले कमर्शियल मिशन पर इसने 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आधी रात को इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। पहली बार भारत का सबसे भारी रॉकेट कमर्शियल मिशन के लिए उड़ान भरने वाला था। वैसे आपको बता दें, जैसे ही घड़ी की सुइयों में आधी रात को 12:07 हुआ, GSL भी अपने ऐतिहासिक उड़ान पर निकल पड़ा। और सबसे अच्छी बात है कि 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक इसने स्थापित कर दिया। यानी कि अब व्यापार के मार्केट में भी इसरो अपनी योग्यता को साबित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए सचमुच ये बहुत ऐतिहासिक पल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।